हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पर। तो आज हम लोग जीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आरपीएफ का। तो देख लिया जाए क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है पहला क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। बी ऑप्शन दिया गया है मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। और सी ऑप्शन दिया गया है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। और डी ऑप्शन दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन ए दिया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा ऑप्शन दिया गया स्थानीय परिवहन प्रणाली। सी ऑप्शन है ईंट के बने भवन। और डी ऑप्शन है प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के भवन देखने को मिलता है, जिसमें ईंट का निश्चित आकार था, 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में ईंट बनाए जाते थे इस सभ्यता में। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिम्बिसार शासक था, किसका शासक था? मगध का, मथुरा का, गंधार या तक्षशिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मगध का। बिम्बिसार कहाँ का शासक था? मगध का। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश। अंतिम इसका शासक हर्यक वंश का शिशुनाग था। अंतिम शासक शिशुनाग। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए आगे। दिया गया है चौथा क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। ऑप्शन डी दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था और इसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनाया था दिल्ली में ही। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था।
अजमेर में क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा बनाया था। और कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो 72.5 मीटर। ये 3 मंजिला तक बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक 3 मंजिला तक बनाया था, उसके बाद इसका निधन हो गया। तो इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। 5 मंजिले तक इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। और बिजली गिर जाने के कारण 5वीं मंजिल का छत जो था गिर चुका था, तो उससे पूरा कराया। उसके छत को मरम्मत करवाया था FST फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका उपाधि क्या क्या देख लेते हैं। उपाधि किसकी किसकी उपाधि मिली थी? तो इसे कुरान खां, लाख बख्श, लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श। इसके अतिरिक्त पील बख्श मतलब हाथियों का दान भी करता था ये, इसलिए इसको पील बख्श कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे हातिमी ताई, हातिम मिताई भी कहते हैं। इसे सिर्फ सलाहकार भी कहते हैं। इसका उपाधि था सिर्फ सलाहकार। तो इतना पॉइंट हमने देख लिया। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु हो गया था। चौगान आधुनिक नाम है पोलो। खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर 1210 तक। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन सा पाषाण, 5वां क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न लिखा गया है लेकिन वो पाषाण युग है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन दिया गया है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये और ये तीनों पाषाण काल में आते हैं, लेकिन ताम्र पाषाण काल नव पाषाण काल के बाद हुआ, जब लोग तांबे का प्रयोग करने लगे उसे ताम्र पाषाण कहा गया। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लिया जाए। इसमें बोला है अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल, राजा मानसिंह प्रथम, तानसेन या बीरबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। अकबर के शासन काल में यही वित्त मंत्री का कार्यभार देख रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दिया गया है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए दिया गया है गोवा मुक्ति आंदोलन, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च या गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। कब? 1498 ईस्वी में।
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वो भारत आया और सबसे लास्ट में गए गोवा में। गोवा में ही आए थे। गोवा से कब गए ये? 19 दिसंबर 1961 सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे 1961 में। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। आठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है। में एक प्रमुख कायापलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। कौन सा, किस सन में ये घटना हुई थी जिसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? 1856, 1857, 1875 या 1947? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 की क्रांति। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? तो 10 मई 1857 सॉरी 10 मई 1857 में मेरठ में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। पहली क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने नेतृत्व किया था। तो देख लीजिए, झांसी से की थी कौन इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व? तो रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन की थी? रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से किए थे कुंवर सिंह। बिहार जमशेदपुर से, बिहार में जमशेदपुर से किए थे कुंवर सिंह। यहाँ से कौन किए थे? कुंवर सिंह। लखनऊ से कौन की थी? तो बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त भी कानपुर से किए थे नाना साहब। इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन किया था? तो लियाकत अली। लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली। गोरखपुर से किए थे गजाधर सिंह। गोरखपुर से कौन किए थे? गजाधर सिंह। गोरखपुर से किए थे गजाधर सिंह। उसके बाद फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। इन्हें डंका बाबा के नाम से भी, डंका साहब के नाम से भी जाना जाता है। डंका साहब हो गया। उसके बाद असम से किए थे मनीराम। असम से किए थे मनीराम। असम से किए थे मनीराम। मथुरा से की थी देवी सिंह। मथुरा से कौन की थी? देवी सिंह। तो इतने लोग ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, फिर भी यह असफल रहा।
1857 का परिणाम क्या रहा? असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसे समय से पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें पढ़े लिखों की कमी थी। उस समय राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। एकता भी नहीं था किसी में। और क्रांति एक साथ कोई भी एक साथ शुरू नहीं किया था, इसलिए यह क्रांति क्या हो गई? असफल रही। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक क्वेश्चन से देखिए कितना सारा क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। रोलेट अधिनियम, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। यह क्या था? तो ये बिना नियम कानून का कानून था। बिना अधिकार, बिना किसी को उसके अपराध बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे अनिश्चित समय तक जेल में रखा जाता था बिना नियम कानून का। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अमृतसर में, पंजाब में सभा हुआ था इसका विरोध करने के लिए। तो अंग्रेजों का इसका खबर लग गया, तो जनरल ओ डायर ने सभी जो भी लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे उन पे गोली चलवा दी थी। ये पंजाब है, गोली चलवा दी थी। जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया था। और यह रूलेट एक्ट, यह राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, ताकि भारतीय आंदोलन न करे, अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन न करे। यह राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने का एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा जो रचा गया था। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 10 नंबर दिया गया है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन दिया गया है, क्रिप्स मिशन 1942, केवल पल्लान 1945, रोलेट एक्ट 1919, ऑप्शन डी दिया गया है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919। इस प्रणाली में क्या होता था? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली में मुस्लिम उम्मीदवार का चुनाव केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे, कोई अदर कास्ट नहीं करेगा। इसलिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली इसे कहा जाता है कि एक संप्रदाय के लोग का चुनाव होगा तो उसी संप्रदाय के लोग ही उसको वोट देंगे। इसकी शुरुआत मार्ले मिंटो ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 11 नंबर दिया गया है, इनमें से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा दिया गया निषेधाज्ञा, सी नंबर दिया गया है अधिकार परीक्षा, और डी ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा। रिट हमारा किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए रिट दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। इसे भीमराव अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा ने संविधान का आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च और उच्चतम न्यायालय को
उच्चतम न्यायालय को यह 5 रिट दिया गया है ताकि वह लोगों के मौलिक अधिकार का रक्षा कर सके। अनुच्छेद 32 हमने देख लिया। उसके बाद रीट कितने होते हैं? 5। रीट कितने होते हैं? 5, जिसमें 4 दिया ही गया है। बंदी प्रत्यार्थिकरण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और 5वां होता है परमादेश। परमादेश। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। बारह नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्य की विधानसभाएं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसको नागरिकता दे सकता है और किससे नागरिकता ले सकता है, यह संसद तय करती है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन आगे देख लिया जाए। दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दिया गया है निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि, यहाँ पे तय है, मिस प्रिंट हो गया है, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। जब धन विधेयक को पारित कौन करता है? लोकसभा। कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा पारित करके विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में भेजता है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रख सकता है और उसमें सलाह भी दे सकता है। राज्यसभा सलाह भी दे सकता है। इसका सलाह माना या न माना जाए ये लोकसभा पे निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा इसका सलाह मानेगा ही, ये बाध्य नहीं है। तो इसका यही आशय निकला कि लोकसभा इसमें सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 14 नंबर दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। किनको महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी दिया गया है भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। बाकी मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगता है। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अगला क्वेश्चन आगे देख लिया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? कौन सा तथ्य सत्य नहीं है?
ऑप्शन ए दिया गया है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ऑप्शन सी दिया गया है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी दिया गया है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निकासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों सत्य नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति के समान होता है, तो नहीं, राष्ट्रपति के समान राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लिया जाए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, कौन सा राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए दिया गया है मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मतदान का अधिकार। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। बाकी ये सभी क्या है? मौलिक अधिकार है। विचार और अभिव्यक्ति ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यही मतदान का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, 17 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा दो शब्द जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष बंधुता, सी ऑप्शन है न्याय स्वतंत्रता, ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। इसके अतिरिक्त एकता और अखंडता भी इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, एकता और अखंडता। मौलिक अधिकार भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा जोड़ा गया था। 51 भाग 4 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कितने मौलिक, सॉरी यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य। स्टार्टिंग में कितने थे संविधान में मौलिक कर्तव्य? 10। अब कितने हो गए हैं? 11। अब कितने हो गए हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वीं संविधान संशोधन, 86वें जो 86वें संविधान संशोधन संशोधन 2002 में किया गया, उसी में 11वां जोड़ा गया मौलिक अधिकार। 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था। 11 कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य 11वां कौन सा है? तो वो है कि हम जो भी अभिभावक हैं 11 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम नहीं करवा सकते, उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष तक अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, उसके बाद काम करवाएं। यह नेसेसरी किया गया है 11 में, मौलिक कर्तव्य 11 में। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, 18 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है
इस क्वेश्चन में दिया गया है जॉर्ज लेमेत्री का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया गया बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से, ऑप्शन बी विद्युत धारा खोज से, ऑप्शन सी डीएनए अम्ल की खोज से, ऑप्शन डी सौर प्रणाली की खोज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग महाविस्फोट से। जॉर्ज लेमेत्री का संबंध बिग बैंग महाविस्फोट से है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है यम प्लूटो, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यम। 24 अगस्त 2006 में 26वें महासभा में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में 26वें महासभा में इसे खत्म कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था 26वें महासभा में 24 अगस्त 2006 को। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। बीस नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है मुख्य खनिज घटक, दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? चुनामय चट्टान, मृत्तिकामय चट्टान, सिलिकामय चट्टान, रेतीली सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनामय चट्टान। इसके अतिरिक्त इसमें जिप्सन भी होता है, कैल्शियम के अतिरिक्त जिप्सन भी चुनामय चट्टान में पाया जाता है, जिप्सन। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 21 नंबर दिया गया है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? वायुमंडलीय परत का सही क्रम दर्शाना है। 20 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे थे। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, ये सभी दिए गए ऑप्शन किसमें सही से दर्शाया गया है, आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। पहला क्षोभमंडल है, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल और चौथा तापमंडल। इसे आयन मंडल और इसे वायुमंडल भी कहते हैं। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जो भी प्राकृतिक आपदा आता है, बारिश का होना, आंधी तूफान, बिजली कड़कना, इसी मंडल में होता है। प्राकृतिक आपदा इसमें ही आता है। और वायुयान कहाँ उड़ती है? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ती है, समताप मंडल में। यहाँ पे पक्षी भी और जहाज भी यहीं पे उड़ते हैं समताप मंडल में। बादल कहाँ है? मध्य मंडल में, मतलब आयन मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत भी है, सप्ताह मंडल में ओजोन परत है। और तापमंडल में सूर्य, सभी ग्रह, वायुमंडल जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देख लिया जाए। तकला मकान दिया गया है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इराक, यमन, मंगोलिया या चीन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पे भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश भारत है जो पृथ्वी के कितने भू क्षेत्र पे फैला हुआ है, ये पूछा गया है। कितना प्रतिशत है पूरे पृथ्वी का, भारत कितना प्रतिशत है भूभाग क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.3। एनसीईआरटी में 2.4 देता है, तो उसके आसपास यही दिख रहा है 2.3, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया गया है गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। इसकी सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर। सबसे बड़ी चोटी अरावली पर्वत की कौन है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई 1722 मीटर है। इसकी लंबाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर, अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी बहती है। कौन नदी? लूनी और माही नदी। लूनी और माही नदी। और पूरब की ओर बनास नदी बहती है। पूरब की ओर बनास नदी बहती है। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? लूनी और माही। और पूरब की ओर बनास नदी बहती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोएचला लादारा स्थित है? गोएचा लादारा स्थित है। सिक्किम में, असम, मेघालय या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। इसके अंतर्गत नाथुला और जलेपजा सिक्किम में स्थित है। नाथुला जलेपला। यहाँ तक ही सेशन का मैं अंत करती हूँ। आगे का क्वेश्चन 50 होता है। आरपीएफ में 50 के जी से क्वेश्चन देता है, 25 अगले सेशन में होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।